हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक सीरीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड हम लोग 59 पार्ट्स में वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर आप लोगों ने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग हिम विद्या पाठशाला में विजिट कीजिए। वहाँ पे आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर से आप लोग इन चारों टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं, अपने नोट्स वहाँ से तैयार कर सकते हैं एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, तो वो 4 टॉपिक कौन कौन से हम लोगों ने कवर कर लिए हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक तो उत्तराखंड का परिचय हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, उसमें जितने भी टॉपिक हैं इस बुक के अंदर अजय रावत की जो ये बुक है उसके अंतर्गत जो उत्तराखंड एक सामान्य परिचय जो है उसको हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया। एक भी टॉपिक उसमें छोड़ा नहीं है। कुमाऊं में चंद्र राजवंश, गढ़वाल के परमार वंश और यहाँ तक कि गोरखा शासन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। सारे टॉपिक हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। कहीं पे को आप लोगों को कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि आप लोग को समझ में नहीं आया और दोबारा कराना है तो आप लोग मैसेज कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करा दीजिएगा मुझे। मैं दोबारा से उस पर एक और वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगी। तो आज से हमारा शुरू होने जाना है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था हमारा शुरू होने वाला है। ठीक है, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि 1815 से इनका शासनकाल हमारे उत्तराखंड में शुरू हो गया था। ठीक है, किसके बाद जब गोरखाओं के संग इन्होंने संगोली की संधि की थी 1815 में की थी। ठीक है, 2 दिसंबर 1815 में इन लोगों ने गोरखाओं ने सिंगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, जो संधि की जो शर्तें रखी गई थी उस पर हस्ताक्षर किए गए थे गोरखाओं के द्वारा। तो 2 दिसंबर 1815 वाली डेट थी। ठीक है, और पुष्टि कब हुई थी? इसकी पुष्टि हुई थी 4 मार्च 1816 को। 1816 को इसकी पुष्टि की गई थी कि संधि हो चुकी है करके। ठीक है, तो 1815 से ही इनका यहाँ पर को सारा शासन व्यवस्था यहाँ पर को शुरू हो गई थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स की। तो आज से हम क्या करेंगे, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था करेंगे। मैं आप लोग को एक इंडेक्स में आप लोग को दिखा देती हूँ कि हम लोग क्या क्या इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ये सबसे लंबा टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उत्तराखंड में काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। ऑल ओवर पूरा इंडिया के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में ये कहा जाता है कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने यहाँ पे की थी, क्योंकि गोरखा के शासनकाल में तो कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों को बहुत परेशान किया गया था। अजीब अजीब सी कर नीतियाँ लगाई गई थी। दंड के प्रावधान इतने कड़े थे, इतने सख्त थे कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे। तो जो अंग्रेज यहाँ पर को आए थे उन्होंने सारी व्यवस्था को फिर से एक नया रूप दिया और लोगों को यहाँ पर को बसाया फिर से। ठीक है, जो पलायन करके चले गए थे उनको वापस यहाँ अंदर लेकर आए और काफ़ी व्यवस्थाएं की। हम धीरे धीरे इन चीज़ों को सबको समझेंगे। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आप लोग को एक दिखा देती हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे उत्तराखंड का पहला कुछ आश्रम किसकी तरह बनाया गया था ये सब हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग देख लीजिए। नागरिक प्रशासन भी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें न्याय व्यवस्था भी पढ़ेंगे। बहुत ढेर सारे टॉपिक हैं इसके अंदर, जैसे राजस्व न्यायालय की जो हैं सब टॉपिक ये आप देख सकते हैं। बहुत लंबा टॉपिक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो इतना कुछ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके संग जुड़ें और आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझें, अपने एग्जाम के पर्पज़ से अच्छे से तैयारी करें यहाँ से। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करूँगी कि पेंसिल, कॉपी, पेन आप लोग लेके बैठिएगा ताकि बुक में आप लोग हाईलाइट कर सकें और कॉपी में नोट डाउन कर सकें हर एक चीज़ को। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को स्थापित उत्तराखंड अपनी प्रशासनिक विशिष्टताओं के कारण महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, तो ये आपको पूरा नोट कर लेना है। उत्तर पूर्व में चीन, ठीक है, उत्तर पूर्व में चीन द्वारा अधिकृत तिब्बत तथा दक्षिण पूर्व में नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से विभाजित, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश व दक्षिण में उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटे इस राज्य का प्रशासनिक इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उत्तराखंड के बारे में, ये बेसिक जानकारी है, इसको आप लोग जरूर से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर से क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य के रूप में गठित हुआ है? 27वें राज्य के रूप में गठित हुआ है। कब गठित हुआ? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, और इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं वो कौन कौन सी है? तो तिब्बत के संग इसकी मिलती हैं, चीन द्वारा अधिकृत तिब्बत से इसकी सीमाएं मिलती हैं और दक्षिण पूर्व में नेपाल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल की, वहाँ से यानी कि नेपाल से इसकी सीमाएं मिलती हैं। ठीक है, और भारत की जो सीमाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? की मिलती है, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश की सीमाओं से
से सटा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी हैं जो उत्तराखंड के संग मिलती हैं, उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं। एक तो नेपाल है, एक तिब्बत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1815 में गोरखाओं को पराजित करने के पश्चात उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजी राज्य प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1815 में गोरखाओं को पराजित करने के बाद देखिए 1814 से इनका युद्ध शुरू हुआ था और लगभग कब तक गया था, 1815 तक गया था। 1815 में आखिर में जब गोरखाओं के का सब कुछ खत्म हो गया था, उनको पता था कि अंग्रेजों के सामने हम लोग अब नहीं टिक सकते हैं, तो उन्होंने लास्ट में संधि करने के लिए वो राजी हो गए थे। ठीक है, ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। एक थापा दल था, एक चौतरिया दल था। थापा दल नहीं चाहता था कि संधि हो, वो युद्ध करना चाहता था, लेकिन बाद में फिर सबके संग बातचीत करके उन्होंने संधि के लिए सबको मना लिया था और संधि में जो भी शर्तें रखी गई थी उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हुई। 2 दिसंबर 1815 को 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर हो गए थे संधि पर। ठीक है, लेकिन पुष्टि कब की गई थी? 4 मार्च 1816 को पुष्टि की गई थी, यानी कि हस्ताक्षर तो 1815 में ही हो गए थे। इसीलिए 1815 से ही इनका शासन यहाँ पर को इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, उत्तराखंड प्रग्रहण के पश्चात गढ़वाल को 2 भागों में विभक्त किया गया। ठीक है, उत्तराखंड में आने के बाद इन्होंने गढ़वाल को 2 भागों में विभक्त किया, ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी राज्य में। ठीक है, गढ़वाल को 2 भागों में बांट दिया, एक तो ब्रिटिश गढ़वाल के रूप में बांटा और दूसरा क्या था? टिहरी राज्य, टिहरी गढ़वाल राज्य। ठीक है, अलकनंदा नदी के पूर्व भूभाग पर अंग्रेजों ने अधिकार कर उसे ब्रिटिश गढ़वाल की संज्ञा दी तथा कुमाऊं कमिश्नरी में सम्मिलित कर लिया। ठीक है, अलकनंदा के पश्चिमी भूभाग पर टिहरी गढ़वाल राज्य की स्थापना की गई और गढ़वाल के पूर्ववर्ती परमार राजवंश को वहाँ पुनः स्थापित किया गया था। ठीक है, टिहरी गढ़वाल राज्य क्या कह रहे हैं? अलकनंदा के पश्चिमी भूभाग पर टिहरी गढ़वाल राज्य की स्थापना की गई और गढ़वाल के पूर्ववर्ती परमार राजवंश को पुनः स्थापित किया गया। पूर्ववर्ती परमार राजवंश को वहाँ पर पुनः स्थापित किया गया, यानी कि परमार वंश के जो बाद के जो वंशज थे वो वहाँ पे रहने लगे। किस कहाँ पर को? टिहरी गढ़वाल पे। और टिहरी गढ़वाल के जो टिहरी रियासत के जो पहले राजा थे वो कौन थे? सुदर्शन शाह। ठीक है, परमार वंश से ही थे, लेकिन टिहरी जब 2 भागों में बांट दिया गया, एक तो ब्रिटिश गढ़वाल में, एक टिहरी गढ़वाल राज्य में, तो टिहरी गढ़वाल के जो पहले राजा माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? सुदर्शन शाह माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? कुमाऊं कमिश्नरी में 3 जिले थे। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा। कुमाऊं कमिश्नरी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से उठाते हैं एग्जामिनर। ठीक है, तो आप लोगों को एक लाइन बहुत अच्छे से नोट कर लेनी है। कुमाऊं कमिश्नरी में 3 जिले थे। ठीक है, अल्मोड़ा और ब्रिटिश गढ़वाल, जिनकी स्थापना 1839 में हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल जिसकी स्थापना कभी थी? 1839 में हुई थी। तथा नैनीताल जिला जो 1891 में अस्तित्व में आया। ठीक है, प्रारंभ में कुमाऊं में एक ही जिला था। ठीक है, ब्रिटिश कुमाऊं। ठीक है, स्टार्टिंग में जो था वहाँ पर को सिर्फ एक ही जिला था जिसका नाम था ब्रिटिश कुमाऊं। ब्रिटिश कुमाऊं के भू राजनीतिक महत्व को देखते हुए उसे गैर विनियमित क्षेत्र यानी कि नॉन रेगुलेशन टेरिटरी के रूप में प्रशासित किया गया। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि ब्रिटिश पहले सिर्फ एक ही जिला होता था, सिर्फ ब्रिटिश कुमाऊं। ठीक है, ब्रिटिश कुमाऊं सिर्फ एक ही जिला होता था और ब्रिटिश कुमाऊं के जो भू राजनीतिक महत्व जो थे, भू राजनीतिक महत्व यानी कि भूगोल, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मिला जुला जो क्षेत्र होता है, ठीक है, उसे भू राजनीतिक कहा गया है के महत्व को देखते हुए गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में प्रशासित किया गया। कहने का मतलब क्या है? गैर विनियमित का मतलब क्या है? पहले से समझ लेते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र या एक ऐसा बाजार या गतिविधि जिस पर सरकार या किसी आधिकारिक नियामक के प्रत्यक्ष कानून या नियम लागू नहीं होते। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ऐसे क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं या व्यक्तियों को किसी सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट करने या किसी विशिष्ट कानूनी ढांचे का पालन करने की अनिवार्यता नहीं होती। यानी कि आप जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी है ना, यहाँ पर को लिखा है कि गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में प्रशासित किया गया, अर्थात इस क्षेत्र में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधिनियम पूर्ण रूप से लागू नहीं किए गए। बंगाल प्रेसिडेंसी के जो नियम थे, बंगाल प्रेसिडेंसी यानी कि ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र थी। कौन? बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो इस कारण भारत में प्रशासनिक, भू राजस्व और सामाजिक सुधार से जुड़े अधिकतर शुरुआती कानून बंगाल से ही शुरू होते थे। ठीक है, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के जो नियम थे वो बहुत ही भारी भरकम और जटिल कानून यहाँ को बनाए गए थे। बंगाल प्रेसिडेंसी में बहुत जटिल तरीके के कानून बनाए गए थे। ठीक है, जो यहाँ पर
नॉन रेगुलेशन टेरिटरी पर लागू नहीं की उन्होंने। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब क्या है कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी की भारी भरकम और जटिल कानून यहाँ पर को लागू नहीं होंगे, ये एक बात थी। और शासन की पूरी कमान कमिश्नर के हाथों में केंद्रित होगी। ठीक है, वहीं कमिश्नर मुख्य प्रशासक भी होगा, न्यायाधीश और राजस्व अधिकारी, तीनों की भूमिका वही निभाएगा कमिश्नर। ठीक है, और बाकी हम आगे समझेंगे इसको धीरे धीरे। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधिनियम पूर्ण रूप से लागू यहाँ पर को नहीं किए गए, कुछ आंशिक रूप से प्रभावी किया गया तथा स्थानीय अधिकारियों को अपने नियम बनाकर प्रभावी करने की अनुमति दी गई। अधिकारियों व क्रमिकों की संख्या न्यूनतम रखी गई और अधिकारियों का चयन सिविल सेवा अथवा सेना से किया जा सकता था। ऐसे क्षेत्रों का प्रशासन गवर्नर जनरल या प्रांतीय गवर्नर के द्वारा जारी किए गए कार्यकारी आदेशों के माध्यम से किया जाता था। यानी कहने का मतलब क्या है कि शासन की जो पूरी कमान थी वो कमिश्नर के हाथों में दी गई थी, और वही क्या करेगा, वही प्रशासक होगा, वही न्यायाधीश होगा और वही राजस्व अधिकारी, इन तीनों की भूमिका वही निभाएगा। ठीक है, और गैर विनियमित प्रांतों के जिला प्रमुखों को सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर और बाद में डिप्टी कमिश्नर कहा जाता था। इन प्रांतों में गवर्नर जनरल या गवर्नर द्वारा निर्गत कार्यकारी आदेशों के माध्यम से प्रशासन करने की व्यवस्था को ब्रिटिश संसद द्वारा भी अनुमोदित किया गया था। ठीक है, कुमाऊं में 1815 से ही गैर विनियमित क्षेत्र की भांति शासित किया गया था। प्रांतों को किसी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन रखा गया था, और जहां एक्ट द्वारा अधिकृत रेगुलेशन प्रख्यापित होते थे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जिन प्रांतों को किसी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन रखा गया था और वहां एक्ट द्वारा अधिकृत रेगुलेशन प्रख्यापित होते थे, उन्हें रेगुलेशन प्रांत कहा जाता था। अन्य प्रांत जो मुख्य आयुक्त के अधीन रखे जाते थे और जहां ये रेगुलेशन लागू नहीं होते थे, उन्हें गैर विनियमित क्षेत्र की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, जहां पर को क्या था कि बंगाल प्रेसिडेंसी के जो नियम कानून थे वो जहां पर लागू होते थे वो रेगुलेशन प्रख्यापित होते थे। ठीक है, और जहां पर कोई ये अन्य प्रांत जो मुख्य आयुक्त के अधीन रहते थे और जहाँ ये रेगुलेशन लागू नहीं होते थे, उन्हें गैर विनियमित क्षेत्र की संज्ञा दी गई थी, जैसे कि उत्तराखंड पे। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल पे। तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पे दुर्गम क्षेत्र थे, यानी कि बंगाल और अवध से भिन्न तरीके की क्षेत्र था, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र था, दुर्गम क्षेत्र था, तो इस वजह से भी इसको नॉन रेगुलेशन कैटेगरी में रखा गया था। और पहाड़ी जनता के लिए अंग्रेजों की जटिल और अदालती जो व्यवस्था थी और वकीलों की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही कठिन थी, इसीलिए स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार ही तुरंत फैसला करने की व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई थी। ठीक है, और अधिकारियों की पूरी व्यवस्था खड़ी करने के बजाय केवल कमिश्नर और उनके कुछ सहायकों द्वारा ही शासन चलाना सस्ता और प्रभावी था, इसीलिए इसको क्या किया गया था, नॉन रेगुलेशन में रखा गया था। ठीक है, यानी कि गैर विनियमित क्षेत्र की संज्ञा यहाँ पर को दी गई थी, वहाँ की स्थानीय लोगों को ध्यान में रखकर, वहाँ के भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर, और वहाँ पर की जो पहाड़ी जो क्षेत्र था, दुर्गम जो क्षेत्र था, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ये डिसीजन लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रशासन ट्रेल से लेकर रैमजे तक की प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, ब्रिटिश प्रशासन क्या था, ब्रिटिश प्रशासन ट्रेल से लेकर, ठीक है, जो यहाँ पर कमिश्नर नियुक्त होकर आए उनकी बात की जा रही है, रैमजे तक की प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित था तथा 1884 के बाद भी इस व्यवस्था की अभिव्यक्ति होती रही। वास्तव में ब्रिटिश प्रशासन अधिकतर ट्रेल से लेकर रैमजे तक के प्रशासनिक अनुभव का इतिहास है, यानी कि जब से ब्रिटिश शासन यहाँ पर को स्थापित हुआ, ब्रिटिश प्रशासन यहाँ पर को शुरू हुआ, तो ट्रेल से लेकर रैमजे तक ने इस उत्तराखंड की देवभूमि पर काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं, तो काफ़ी अच्छा अनुभव यहाँ पर को रहा है इनके द्वारा। ठीक है, प्रशासनिक अनुभव एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास रहा है इनके समय में का। इतिहासकार डॉक्टर R.S. टोलिया का मानना है कि राजस्व प्रबंधन व प्रशासन 19वीं शताब्दी की कंपनीकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक है, ब्रिटिश शासन की वास्तविक आधारशिला इसके दूसरे आयुक्त जॉर्ज विलियम ट्रेल के कार्यकाल जुलाई 1817 और अक्टूबर 1835 में रखी गई थी। ठीक है, ब्रिटिश शासन की वास्तविक आधारशिला इसके दूसरे आयुक्त जॉर्ज विलियम ट्रेल के कार्यकाल में रखी गई थी। मई 1815 में एडवर्ड गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। 1815 में जो प्रथम कुमाऊं कमिश्नर बन के आए वो कौन थे, एडवर्ड गार्डनर थे।
ठीक है। उनका कार्यकाल 9 महीनों का रहा था, यानी कि 9 महीनों तक ही वो यहाँ पर कुमाऊं के कमिश्नर बनकर रहे थे। ब्रिटिश कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर के रूप में उन्होंने कार्य किया था। कब तक? 9 महीनों तक। इस संक्षिप्त सेवा अवधि में उनका अधिक समय राजनीतिक गतिविधियों में ही लगा रहा। गोरखा युद्ध के पश्चात सिंगौली की संधि की पुष्टि करते ही गार्डनर को काठमांडू कोर्ट में कंपनी के राजनीतिक एजेंट के रूप में कार्य करने का कार्यभार करने के आदेश प्राप्त हुए थे। ठीक है। तो सिंगौली की संधि कब हुई थी मैं आपको बता चुकी हूँ, 2 दिसंबर 1815 में हस्ताक्षर हुए थे गोरखाओं द्वारा संधि पर, अंग्रेजों द्वारा भी और गोरखाओं द्वारा भी। लेकिन इसकी पुष्टि कब की गई थी? 4 मार्च 1816 को की गई थी। इस बात को आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है। गार्डनर के कमिश्नर बनने के 2 महीने के अंतराल में ही ट्रेल को उनके सहायक के रूप में कुमाऊं भेज दिया गया था। डॉक्टर R.S. टोलिया का मत है कि ट्रेल द्वारा स्थानीय परंपराओं का प्रयोग करते हुए, ठीक है, स्थानीय परंपराओं का प्रयोग करते हुए कुमाऊं में 26 परगनों में विभक्त किया गया। ट्रेल ने क्या करा? जब ट्रेल दूसरे कमिश्नर के रूप में यहाँ पर नियुक्ति हुए तो उन्होंने क्या करा? यहाँ की स्थानीय परंपराओं का प्रयोग करते हुए, स्थानीय परंपराओं का प्रयोग करते हुए, यानी कि स्थानीय जो रीति रिवाज थी, जो परंपराएं थी, उनका सम्मान करते हुए उन्होंने क्या करा? क्षेत्र के प्रशासन और कर व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए 2 बड़े काम किए उन्होंने। एक तो 26 परगनों में विभक्त किया, ठीक है, और दूसरा क्या किया? उन्होंने राजस्व ग्रामवार सीमाओं का राजकीय अभिलेखन किया। ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य किसने किए थे? ट्रेल द्वारा किए गए थे। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ट्रेल द्वारा किए गए 2 महत्वपूर्ण कार्य कौन से थे? कुमाऊं में 26 परगन, कुमाऊं को 26 परगनों में विभक्त करना। 26 परगने यानी कि प्रशासनिक छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया था क्षेत्र को, ठीक है, जिनको परगने कहा जाता है। ठीक है। तो 26 परगनों में उन्होंने विभक्त किया और उसके बाद उन्होंने दूसरा काम कौन सा किया कि राजस्व ग्रामवार सीमाओं का राजकीय अभिलेखन किया, यानी कि गांवों की सीमाएं निर्धारित कर दी गई। ठीक है। यह राजस्व बंदोबस्त इतना व्यापक और विस्तृत था कि आज भी यह 80 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। यानी कि उन्होंने ये दो कार्य किए थे वो इतने ज़्यादा अच्छे कार्य थे और उसको अभी भी मतलब इतिहास में याद किया जाता है और उसको 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कार्य इन्होंने किए थे 26 परगना और राजस्व ग्रामवार सीमाओं का राजकीय जो अभिलेखन किया था, यानी कि गाँव की जो सीमाएं थी, लोगों की जो भूमि की जो सीमाएं थी, उनको कागज में उन्होंने लिखवा दिया था। ठीक है। तो कागजी जो कार्यवाही इसके अंतर्गत की गई थी, तो ये इसको 80 साल कहा जाता है क्योंकि संवत 1880 में ये लागू किया गया था। तो इसीलिए इसको 1880 में लागू होने की वजह से इसको 80 साला बंदोबस्त कहा गया। ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। ये क्वेश्चन में आता है कि 80 साला बंदोबस्त क्या है। ठीक है। यहाँ पे 80 साला बंदोबस्त कब लागू किया गया था? संवत 1880 में लागू किया गया था। ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ग्रामीणों को इतिहास में पहली बार अपने अपने गाँव की सीमा, ठीक है, तो यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य था जिसको 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है कि ग्रामीणों को इतिहास में पहली बार अपने अपने गाँव की सीमाओं और इन सीमाओं के अंतर्गत भूमि, अपनी अपनी भूमि का भी उनको पता चल गया था कि कितनी कितनी भूमि किस किस के पास है, वन, पानी आदि प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी उनको प्राप्त हुई। ये सब उन्होंने एक कागजी रूप में सब नोट करा दिया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर टोलिया की अवमानना है कि चंद और परमार राजाओं के शासनकाल में कानूनगो के पद सृजित हुए थे। यानी कि चंदों ने क्या किया था? कानूनगो के पद नियुक्त किए थे, जो कुछ परिवारों के सदस्यों में वंशानुगत रूप से आरक्षित थे। ठीक है। ट्रेल ने 1819 में क्या किया? 9 पटवारियों के नए पद सृजित किए। अब ट्रेल ने क्या करा? पटवारियों का की भी नियुक्ति करी। कितने स्टार्टिंग में कितने पटवारी नियुक्ति किए गए? 9 पटवारी नियुक्ति किए गए। किसके द्वारा? ट्रेल के द्वारा। कब? 1819 में। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यह संख्या 1825 में क्या हुई? 17 हो गई और 1830 में 63 पहुंच गई, यानी कि 63 पटवारियों की नियुक्ति होने लगी। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पटवारियों का पद बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। ठीक है। एक लाइन को यहाँ पर से नोट कीजिएगा। पटवारियों का कार्य लगान वसूल करने के अतिरिक्त किसानों को प्रवर्जन हेतु हतोत्साहित करना, उनके आपसी लड़ाई झगड़ों का स्थानीय स्तर पर निपटारा। ठीक है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आता है कि ट्रेल के समय में जो पटवारियों की नियुक्ति की गई थी उनके कार्य क्या क्या थे। तो ये सारे कार्य आप लोगों को नोट करने। विवादित परिस्थितियों में सदर कचहरी को सूचना देना, दुर्घटना, आत्महत्या आदि की तहसीलदार को सूचना देना होता था। ठीक है। ये पटवारियों के काम होते थे। पर पर्वतीय क्षेत्र में पटवारियों को एक बहुआयामी राजकीय कार्यवाही के रूप में, जिसमें पुलिस कार्य भी सम्मिलित था, यानी कि पुलिस वाला कार्य भी वो वही करते थे। कौन? पटवारी करते थे। जिसे रेवेन्यू पुलिस की संज्ञा दी गई थी। ठीक है। विशेष अधिकार दिए गए थे। आज संपूर्ण भारत में इस व्यवस्था को उत्तराखंड की विशेषता के रूप में जाना जाता है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। कमिश्नर ट्रेल ने अपनी 20 वर्ष के कार्यकाल में एक पूर्णतः नई व्यवस्था लागू की। गोरखा कुप्रशासन के कारण उत्तराखंड लगभग उजाड़ हो चुका था। ठीक है, गोरखाओं ने अपने कुप्रशासन के कारण पूरा उत्तराखंड को उजाड़ कर दिया था। उनका काम सिर्फ इतना था कि कुमाऊं और गढ़वाल की धरती से कर को वसूल करना और अपने नेपाल की आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। ठीक है, तो यही मकसद था उनको कि अपने देश के लिए उन लोगों ने कुमाऊं और गढ़वाल पे इतने अत्याचार किए थे। बेफालतू की कर नीतियां उन्होंने लगाई हुई थी, जिससे कि सभी लोग यहाँ पे बहुत परेशान थे उनकी व्यवस्था से। तो उन्होंने क्या किया था, पूरे उत्तराखंड को उजाड़ कर दिया था। ट्रेल ने अपने कार्यालयों की स्थापना की। ट्रेल ने नए कार्यालयों की स्थापना की और संचार सेवा में सुधार के साथ साथ कृषकों, पर्वतीय मजदूरों आदि की स्थिति में सुधार लाने हेतु एक संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था लागू करी। ठीक है, दीवानी और राजस्व मामलों की व्यवस्था में सुधार लाई। भारत तिब्बत व्यापार को प्रोत्साहन तथा अनुकूल बनाने हेतु विशेष प्रयास किए गए। डॉक्टर टोलिया की मान्यता है कि निजी यात्रा मार्ग को यात्री मार्ग के रूप में बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग का चरणों में निर्माण किया गया। उन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ को पौड़ी श्रीनगर से होकर जाने वाले मार्ग में इतनी अधिक रुचि ली कि उनको ईसाई होकर हिंदू धर्म का प्रचार करने का भी आरोप लगाया गया। पुराने तिब्बत व्यापार व धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु उनकी सोच थी कि कृषकों की उपज को अधिक से अधिक मूल्य दिलवाने की। ठीक है, तो उन लोगों ने काफ़ी कार्य किए थे किसानों के लिए भी। जो गोरखा शासन में सब कुछ उजड़ गया था, क्योंकि भूमि कर ही उन्होंने इतना लगाया था कि लोग क्या करते थे, कृषि करना उन लोगों ने छोड़ दिया था। पशुओं पर उन लोगों ने ऐसे कर लगाए थे कि पशु पालना ही उन लोगों ने छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने ठीक किया। ट्रेन ने 1829 से 1829 और 1830 में नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुल का निर्माण तथा निकटस्थ तिब्बत मंडियों में बेहतर निष्पादन का कार्य भी किया, क्योंकि तिब्बत से क्या था, व्यापार होता था हमारा। ठीक है, तिब्बत और उत्तराखंड के बीच में क्या, कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में क्या होता था, व्यापार होता था। तो उसको बेहतर करने का भी कार्य किया। सीमावर्ती क्षेत्रों में लगान की माफी एवं परंपरागत मेलों में सीमावर्ती व्यापारियों के मुकदमों की सुनवाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य उनके द्वारा किए गए। किसके द्वारा? ट्रेल के द्वारा किए गए। ट्रेल के कार्यकाल में अपराध को कम करने के हेतु सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, जिसको अपने नोट करना है। तो ट्रेल के कार्यकाल में अपराध को कम करने हेतु अल्मोड़ा में 1816 तथा पौड़ी में 1821 में जेलों की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये दो लाइन आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ट्रेल ने अपराध को कम करने के लिए जेलों की स्थापना कब की? अल्मोड़ा में 1816 में की और पौड़ी में 1821 में की। कैदियों का उपयोग सड़क निर्माण जैसे कार्यों में किया जाता था, यानी कि जो था भी लागू की गई और डाक व्यवस्था भी लागू की गई और अल्मोड़ा तथा श्रीनगर के मध्य 1815 में ही यह प्रणाली स्थापित की गई थी। ठीक है, डाक व्यवस्था कब की गई थी? 1815 में। किसके बीच? अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य। ये भी आप लोग को बहुत अच्छे से नोट कर लेना है, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आता है। सरकारी खजाने का नियंत्रण भी उनके द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? ट्रेल के द्वारा। 1824 में डबल लॉक व्यवस्था सरकारी खजाने में उनके द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, डबल लॉक व्यवस्था किसके काल में की गई थी? ट्रेल के काल में की गई थी, 1824 में। और इस व्यवस्था के द्वारा खजाने की एक कुंजी कलेक्टर के पास और दूसरी ट्रेजरर के पास होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेल ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी कार्य किया था। ठीक है, ट्रेल ने चिकित्सा की, अभी तक तो उन्होंने डाक सेवा भी शुरू कर दी, अभी उन्होंने जेल भी बना दिए कैदियों के लिए, और अब क्या किया उन्होंने? चिकित्सा का पे भी उन्होंने कार्य किया। उनके कार्यकाल में सर्वप्रथम 1833 में नेटिव डॉक्टर यानी कि देसी चिकित्सक की नियुक्ति अल्मोड़ा में की गई। ठीक है, जो पहली जेल थी वो भी अल्मोड़ा में बनाई गई थी 1816 में आई थिंक 1816 में। ठीक है, और 1815 में जो जेल थी 1816 में अल्मोड़ा में जेल बनाई गई। फिर उसके बाद पौड़ी में 1821 में जेल का स्थापना हुई और उसके बाद उन्होंने 1835 में क्या किया? 1833 में उन्होंने क्या किया? ट्रेल ने 1833 में देसी चिकित्सक की नियुक्ति अल्मोड़ा में की थी। ठीक है, अब क्या हुआ? 1 दिसंबर 1835 को ट्रेल सेनानिवृत्त हो गए। ठीक है, 1 दिसंबर 1835 को क्या हुए? ये सेनानिवृत्त हुए। उनके बाद कुछ समय के लिए 30 नवंबर 1835 से 6 अप्रैल 1836 तक मौसले स्मिथ ने कमिश्नर का कार्यभार संभाला। ठीक है, उनके पश्चात ब्रिटिश कुमाऊं में तीसरे कमिश्नर के रूप में कर्नल जॉर्ज गोबान 1836 और 1838 नियुक्त किए गए, किंतु अनुभवहीन और व्यवहारिक न होने के कारण उनकी अनेक शिकायतें सरकार तक पहुंची और 1838 में उन्हें पद से विमुक्त कर दिया गया। ठीक है, वो एक तो कर्नल थे, तो
कर्नल थे और कर्नल सैन्य पृष्ठभूमि होने के कारण उन्हें सिविल प्रशासन का सही अनुभव नहीं था, तो इस वजह से वो सही से कार्य नहीं कर पा रहे थे। मतलब अनुभवहीन इसीलिए उनको कहा जा रहा है क्योंकि वो एक कर्नल थे, ठीक है। जो सिविल जो प्रशासन था उसके कार्य को जैसे समझ नहीं पाए वो, तो उनके और व्यवहारिक ना होने के कारण भी उनकी कई शिकायतें सरकार तक पहुंची और उनको पद से विमुक्त कर दिया गया, ठीक है। फिर उनके बाद कौन आया? गोबान के बाद कमिश्नर के पद पर 30 नवंबर 1838 को जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन की नियुक्ति हुई। किसकी? जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन की। कब हुई थी? 1838 में हुई थी। 30 नवंबर 1838 में जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन की नियुक्ति की गई। वे 25 अक्टूबर 1848 नैनीताल नगर में अपनी मृत्यु तक इस पद पर सुशोभित रहे, ठीक है। यानी कि 1838 से लेकर 1848 में जब उनकी मृत्यु हुई तब तक वो इस पद पर थे, यानी कि पूरे 10 साल उन्होंने यहाँ पर वो कार्य किया। उनके कार्यकाल में नैनीताल में नगरीकरण प्रारंभ हुआ। किसके काल में? लूसिंगटन के कार्यकाल में, जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के कार्यकाल में नैनीताल में अब क्या शुरू होने लगे थे? नगरीकरण शुरू होने लग गया था। और 1843 से भूमि आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त होने लगे थे, ठीक है। भूमि खरीदने के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त होने लगे थे। इससे पूर्व 1842 में नैनीताल नगर पालिका का गठन हेतु एक्ट 10 1842 पारित किया गया, ठीक है। तो उन्हीं के कार्यकाल में, यानी कि जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के कार्यकाल में ही क्या हुआ? नगर पालिका का गठन हुआ। किसके तहत? एक्ट 10 के तहत। एक्ट 10 1842 के तहत ये पारित किया गया और 12 अप्रैल 1845 में नैनीताल नगर पालिका के प्रथम बाईलॉज का अनुमोदन किया गया, ठीक है। बाईलॉज का अनुमोदन यानी कि नगर पालिका बन जाने के बाद, कब बनी थी नगर पालिका? 1842 में, ठीक है। जॉर्ज लूसिंगटन के समय पे, जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के समय कार्यकाल के दौरान 1842 में नैनीताल में नगर पालिका गठन हुआ। कौन से एक्ट के तहत? एक्ट 10 1842 के तहत, ठीक है। और 1845 में पालिका के प्रथम बाईलॉज का अनुमोदन हुआ। तो नगर पालिका बन जाने के बाद शहर के प्रशासनिक संचालन, स्वच्छता, निर्माण कार्यों और नियमों के संचालन के लिए 12 अप्रैल 1845 को नैनीताल नगर के पहले बाईलॉज यानी कि उप नियम को मंजूरी दी गई, ठीक है। जैसे बाईलॉज होता क्या है? जैसे किसी विशिष्ट शहर स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका को चलाने के लिए बनाए गए स्थानीय नियम कानून होते हैं। इसमें संपत्ति कर आता है, सड़क निर्माण आता है, मकानों के नक्शे पास कराने होते हैं और सफाई व्यवस्था जैसे नियम शामिल होते हैं, उसे बाईलॉज कहा जाता है। तो पहला नियम कब लागू हुआ नगर पालिका का? ये उपनियम 12 अप्रैल 1845 को। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनके द्वारा 1845 में खैरना नैनीताल मार्ग पर कार्य का आरंभ किया गया, यानी कि रोड सड़क निर्माण का कार्य आरंभ किया गया। और 1848 में बागेश्वर में गोमती नदी में के ऊपर पुल का निर्माण किया गया, ठीक है। कब? 1848 में। आगे बढ़ते हैं। लूसिंगटन ने भी ट्रेल की भांति भोटिया व्यापारियों के मुकदमों की सुनवाई क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान बागेश्वर में की थी। वे भी ट्रेल की भांति भारतीय तिब्बती व्यापार को प्रोत्साहन देने के इच्छुक थे। उनके द्वारा बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा मार्ग में यात्रियों की चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1840 में एक स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। अक्टूबर 1847 में नैनीताल में एक असिस्टेंट सर्जन की तैनाती व कमिश्नर की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में मार्च 1848 में डिस्पेंसरी कमेटी गठित की गई थी। तो इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। साथ ही अल्मोड़े में एक औषधालय की स्थापना की गई थी, अल्मोड़े में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लूसिंगटन के पश्चात जॉन हैलिट बैटन को कुमाऊं का कमिश्नर नियुक्त किया गया। कमिश्नर के रूप में उनका कार्यकाल ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग माना जाता है। किसके शासनकाल की बात हो रही है? जॉन हैलिट बैटन के कार्यकाल को स्वर्णिम युग माना जाता है कुमाऊं का। कमिश्नर की नियुक्ति से पूर्व 1836 और 38 में कमिश्नर गोवान के सहायक रहे थे। कौन? बैटन। उसके बाद कमिश्नर लूसिंगटन के साथ 12 वर्ष तक कार्यरत थे। लूसिंगटन के संग भी इन्होंने कार्य किया था, ठीक है। 12 वर्ष तक इन्होंने यहाँ पे कार्य किया था। पहले 3 माह वे गढ़वाल के असिस्टेंट कमिश्नर और सेटलमेंट ऑफिसर रहे और बाद में उनको सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर और सेटलमेंट ऑफिसर कुमाऊं के रूप में नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं के प्रशासन से संबंधित कदाचित कोई भी ऐसा पक्ष रहा हो जिसमें कमिश्नर बैटन संबंध ना रही हूँ। डॉक्टर R.S. टोलिया का विचार है कि बैटन एक अत्यंत ही उत्साही कमिश्नर थे जिन्हें क्षेत्र में 12 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्राप्त था।
उन्हें जॉन स्ट्रेची और हेनरी रैमजे जैसे सीनियर असिस्टेंट कमिश्नरों का सहयोग प्राप्त हुआ था। ठीक है, काफ़ी जाने माने गवर्नर थे ये यहाँ पर के, तो उनके संग इनको कार्य करने का अनुभव प्राप्त था। यही जॉन स्ट्रेची कालांतर में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाद में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य बने। हेनरी रैमजे कालांतर में विभिन्न पदोन्नति को अस्वीकार करते हुए पूरे 28 वर्ष 1856 से लेकर 1884 तक कुमाऊं कमिश्नर के पद पर नियुक्त रहे। ठीक है, तो हेनरी रैमजे को भी काफ़ी उच्च पद दिए गए, लेकिन उन्होंने उन सभी पदों को ठुकराते हुए कुमाऊं पर ही कार्य करना पसंद किया। कुमाऊं के ही कमिश्नर बनकर उन्होंने यहाँ पर को कार्य किए। ठीक है, उनको कुमाऊं से इतना ज़्यादा लगाव था कि हेनरी रैमजे के बारे में कहा जाता है कि वो इतने ज़्यादा कुमाऊं को इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि यहीं की भाषा का प्रयोग करते थे। यहाँ की भाषा कुमाऊनी भाषा उनको आती थी। यहाँ की उनका गेटअप भी, अपना जो उनका गेटअप था वो अपने गेटअप में नहीं रहते थे, यानी कि यहाँ के जो पहाड़ी स्थानीय जो पहनावा था उसको धारण करते थे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा लगाव था उनको कुमाऊं से, ऐसा कहा जाता है हेनरी रैमजे के बारे में। तो हेनरी रैमजे कालांतर में विभिन्न पदोन्नति को अस्वीकार करते हुए 28 वर्ष तक उन्होंने कुमाऊं के कमिश्नर पद पर नियुक्त रहे। यही नहीं, उन्होंने 1857 के दौरान मई 1857 से लेकर जुलाई 1858 में न केवल बरेली मंडल से भागकर आए सिविल व सैन्य अधिकारियों को अपितु पर्यटकों व मिशनरियों को भी नैनीताल में सुरक्षा प्रदान की और आर्थिक सहायता दी। यानी कि 1857 की जो क्रांति चल रही थी मेरठ और पूरे भारत में 1857 की जो क्रांति चल रही थी उस वक्त, अंग्रेजों के संग जो कलह और क्लेश चल रहा था भारत में, तो उसका प्रभाव उत्तराखंड में ना पड़े करके तो उन्होंने यहाँ पर भी बहुत अच्छे से सारी व्यवस्थाएं संभाली हुई थी हेनरी रैमजे ने। और साथ ही जो वहाँ से भागकर जो अंग्रेजी जो सिविल सैन्य अधिकारी यहाँ पर को आ रहे थे, तो उनको भी यहाँ पर ठहराया, यहाँ पर को सुरक्षा प्रदान की उन्होंने, तो इसलिए भी बहुत जाने जाते हैं यहाँ पर को। ठीक है, जिन कार्यों की नींव कमिश्नर लॉसिंगटन के कार्य में पड़ी, उन सभी प्रयासों का परिणाम कमिश्नर बैटन के कार्यकाल में दृष्टिगोचर होता है। इसी क्रम में अनेक सुधारात्मक कार्य भी किए गए, जैसे नया राजस्व बंदोबस्त, जिसकी खसरा सर्वेक्षण प्रमुख उपलब्धि थी। साथ ही अप्रशिक्षित पटवारियों के स्थान पर योग्य व प्रशिक्षित पटवारियों की तैनाती की गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य की ओर भी उनका ध्यान था। 1848 में तक गढ़वाल में केवल एक चिकित्सक था। फरवरी 1849 में वहाँ एक और डॉक्टर की नियुक्ति की गई। ठीक है, तो काफ़ी सुधार किए गए थे। जुलाई 1849 में अल्मोड़ा के दवाखाने की पिथौरागढ़ और लोहाघाट में शाखाएं स्थापित की गई। अल्मोड़ा के दवाखाने तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यों के लिए खजांची तुलाराम शाह नियमित रूप से चंदा दिया करते थे। शिक्षा का प्रसार, तहसीली स्कूलों की स्थापना, सड़क, पुल और डाक बंगलों का निर्माण बड़े स्तर पर गढ़वाल व कुमाऊं में चाय उत्पादन, बद्रीनाथ केदारनाथ के धार्मिक कर्मचारियों को चयन, व्यवस्था में सुधार, दीवानी फौजदारी व पुलिस प्रशासन में गुणात्मक परिवर्तन व सुधार, अल्मोड़ा से कमिश्नरी को नैनीताल स्थानांतरित करना, यानी कि अल्मोड़ा में जो कमिश्नरी थी उसको नैनीताल में स्थानांतरित किया गया था अक्टूबर 1855 में। नैनीताल को एक लोकप्रिय पर्यटक नगरी के रूप में विकसित करना उनके गुणात्मक प्रयास थे। किसकी बात हो रही थी ये? कमिश्नर लॉसिंगटन की, कमिश्नर बैटन की। तो कमिश्नर बैटन के कार्यकाल में इतने कार्य हुए थे। उनके कार्यकाल में कोसिला से होते हुए बमोरी अल्मोड़ा मार्ग का सर्वेक्षण कार्य सितंबर 1850 में प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात जून 1855 में खैरना होते हुए नैनीताल कोसी घाटी स्थायी मार्ग के लिए 5,000 रुपये स्वीकृत किए गए। ठीक है, बैटन के कार्यकाल में मार्ग निर्माण हेतु सार्वजनिक व्यय के स्थान पर अधिकतर उन बंदियों को जिनका दोष सिद्ध हो गया था उनसे श्रम करवाया जाता था। ठीक है, ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि जो लोग जेल में कैद होते थे, जो लोग जिनका दोष सिद्ध हो जाता था, उनसे सड़क निर्माण का कार्य कराने में श्रम करवाया जाता था। बैटन के कार्यकाल में पुल निर्माण जैसी गतिविधियों को भी महत्व दिया गया। सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रेची द्वारा गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण श्रीनगर में करवाया गया। ठीक है, तो इस लाइन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रेची द्वारा गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल निर्माण कार्य श्रीनगर में करवाया गया। तो ये क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आप लोग का। इसकी लागत 17,078 रुपये थी और यह 1853 में संपूर्ण हुआ। स्ट्रेची के पुल निर्माण के लिए अपने मित्रों और निजी लोगों से सहयोग लिया था स्ट्रेची ने। ठीक है, तथा चंदे द्वारा 9,856 रुपये एकत्रित किए गए। टिहरी के शासक ने भी उनसे सहायता मांगी और टिहरी नगर के में सस्पेंशन पुल निर्माण हेतु अग्रिम धनराशि प्रेषित की। उन्हीं दिनों चाय की ढुलाई हेतु स्ट्रेची ने अल्मोड़ा
हवालबाग, कत्यूरी, बागेश्वर, रामगंगा, गड़ाई बागेश्वर तथा श्रीनगर पौड़ी कोटद्वार मार्गों के लिए नवंबर 1855 में धनराशि आवंटित की। आगे बढ़ते हैं। बैटन के कार्यकाल में डाक बंगलों के रख रखाव की ओर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, बैटन की कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए गए हम लोग वो जान रहे हैं। सड़कों का निर्माण वगैरह किए गए थे, पुल का भी निर्माण किया गया था और साथ में डाक बंगलों के रख रखाव पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। इन डाक बंगलों का निर्माण डाक की उचित व्यवस्था के लिए किया गया था और ये पोस्ट मास्टर जनरल के संरक्षण में थे तथा डाक विभाग द्वारा संचालित होते थे। उन दिनों बमोरी अल्मोड़ा मार्ग में 4 डाक बंगले थे। बमोरी, भीमताल, रामगढ़ और प्यूरा में। ठीक है, 4 डाक बंगले थे। कहाँ पर? बमोरी में, भीमताल में, रामगढ़ में और प्यूरा में। अप्रैल 1849 में डाक बंगले यात्रियों के लिए भी खोल दिए गए। अभी तक इन बंगलों में खिदमतगार और चौकीदार नियुक्त थे। चौकीदार के स्थान पर अब बैराओं बावर्चियों को रख दिया गया था जिनसे भोजन की सुविधाएं प्राप्त हो सकी। आगे बढ़ते हैं। एक डाक बंगला जीर्ण शीर्ण अवस्था में म्युनिसिपालिटी कमेटी कालाढूंगी के संरक्षण में था। इसकी मरम्मत कर 1850 में इसे डाक विभाग को सौंप दिया गया। इसी प्रकार अल्मोड़े में भी 4 डाक बंगले और एक सराय थी, उनका नवीनीकरण किया गया, किंतु गढ़वाल में डाक बंगले नहीं थे क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने उस समय तक यहाँ डाक व्यवस्था स्थापित नहीं की थी। गढ़वाल के असिस्टेंट कमिश्नर वॉटसन ने इस उद्देश्य से अनुरोध किया था कि तीर्थ यात्रा मार्ग में जो धर्मशालाएं हैं उन्हें नवीनीकरण के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए। बैटन सैद्धांतिक रूप से धन आवंटन के लिए तैयार थे। बैटन के बाद सर हेनरी रैमजे कुमाऊं के कदाचित सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर नियुक्त हुए। ठीक है, अब बैटन के बाद कौन आया? सर हेनरी रैमजे आए, जिन्होंने पूरा 28 वर्षों तक यहाँ पर को कार्यरत रहे। तो बैटन के बाद कौन आए थे? हेनरी रैमजे आए थे कुमाऊं में और काफ़ी लोकप्रिय कमिश्नर के रूप में ये प्रसिद्ध हुए यहाँ पर को। रैमजे कुमाऊं में 44 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। कुमाऊं में रहे ये 44 वर्षों तक विभिन्न पदों पर बदल की कार्यरत रही। लेकिन क्या था कि कमिश्नर के रूप में उन्होंने यहाँ पर को 28 वर्षों तक प्रशासन किया, यानी कि 1856 से लेकर 1884 तक। तो इनका कार्यकाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को ये नोट कर लेना चाहिए कि हेनरी रैमजे का जो कार्यकाल था वो कमिश्नर के रूप में 1856 से लेकर 1884 तक था। वैसे कितने सालों तक रहे? 84 सालों तक रहे, अलग अलग पदों पर कार्यरत रहे। कमिश्नर की नियुक्ति से पूर्व वे कनिष्ठ सहायक कमिश्नर थे, वरिष्ठ सहायक कमिश्नर थे। वरिष्ठ सहायक कमिश्नर गढ़वाल व वरिष्ठ सहायक कमिश्नर कुमाऊं, यानी कि वरिष्ठ सहायक कमिश्नर गढ़वाल भी रहे हैं और वरिष्ठ सहायक कमिश्नर कुमाऊं के पदों पर भी तैनात रहे हैं। हेनरी रैमजे एक बहुआयामी व्यक्ति थे। ठीक है, तो इनके बारे में हम अब आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और बहुत अच्छी कार्य इनके द्वारा किए गए थे। मैं आपको बता चुकी हूँ, यहीं का रहन सहन, यहीं का पहनावा, बहुत ज़्यादा लगाव था उनको कुमाऊं से। तो आगे इनके बारे में और ज़्यादा विस्तृत तरीके से हम लोग जानेंगे। तो आज की जो वीडियो होगी वो यहीं पर तक का होगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और जुड़िएगा, इस सीरीज़ से जुड़े रहिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए चीज़ें तैयार हो जाएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।